नमस्कार। आज की इस चर्चा में सीधे विषय पर आते हैं। 29 अप्रैल 2026 के समाचार और डेटा। ये सिर्फ कुछ बिखरे हुए तथ्य नहीं है, बल्कि एक विकसित भारत के विशाल रोडमैप के छोटे छोटे हिस्से हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे चित्र को समझने की कोशिश करते हैं। इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले आइए मन को थोड़ा एकाग्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन में जीतने के लिए पहले खुद पर जीत हासिल करनी पड़ती है। ये विचार आज के हमारे इस विश्लेषण का बिल्कुल सटीक आधार है। राष्ट्र का निर्माण हो या व्यक्तिगत सफलता, अनुशासन की आवश्यकता तो सबसे पहले होती है। आज की रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे प्रेरणा और प्रशासन अपडेट से, फिर बढ़ेंगे सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व की ओर। इसके बाद अर्थव्यवस्था और तकनीकी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, पुरस्कार और नई खोजों पर नजर डालेंगे। अंत में विकसित भारत के रोडमैप पर एक संपादकीय नजर और फिर अपना नॉलेज चेक और रिवीजन। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। भाग 1, प्रेरणा और प्रशासन अपडेट, यानी प्रशासनिक फोकस में बदलाव। शासन जब जमीनी स्तर पर पहुंचता है तो असर अलग ही होता है। लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए हैं, जिससे अब वहां कुल 7 जिले हो गए हैं। ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं, ये विकेंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा कदम है, ताकि नीतियां दूर-दराज के इलाकों तक आसानी से पहुंच सकें। और अगर कूटनीति की बात करें तो दिनेश त्रिवेदी जी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्तों को साधने में ये एक बेहद अहम कदम साबित होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व, विकास और सुरक्षा का संतुलन। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि 92.1 बिलियन डॉलर कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 2026 की सिपरी रिपोर्ट के मुताबिक इस रक्षा खर्च के साथ भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि देश की सामरिक स्वायत्ता और रक्षा तंत्र कितनी तेजी से मजबूत हो रहे हैं। लेकिन ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं आती, लीडरशिप से भी आती है। एक तरफ बिश्केक में 2026 की एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है, जहां हमारी मजबूत भागीदारी क्षेत्रीय सुरक्षा पर जोर दे रही है। वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण के मोर्चे पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की नई दिल्ली घोषणा ये साबित करती है कि वन्यजीव संरक्षण में भी भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। चलिए अब रुक करते हैं भाग 3 का, अर्थव्यवस्था और तकनीकी बुनियादी ढांचा, जो हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था के असली चालक हैं। रक्षा के उन भारी भरकम खर्चों के बाद जरा इस विशाल लक्ष्य पर गौर किया जाए। 30 ट्रिलियन डॉलर नीति आयोग के DPI Act 2047 रोड मैप का ये लक्ष्य है। 2047 तक अर्थव्यवस्था को इस मुकाम तक पहुंचाना वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। अब स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि ये चमत्कार होगा कैसे? और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये सपना कैसे हकीकत बनेगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। वित्त के क्षेत्र में मोबीक्विक को मिला नया NBFC लाइसेंस वित्तीय समावेशन को तेजी दे रहा है। फिर भविष्य के डेटा को संभालने के लिए विशाखापट्टनम में एक विशाल 1 गीगावाट का AI डेटा सेंटर तैयार हो रहा है। और इन सबको चलाने के लिए बिजली कहाँ से आएगी? अरुणाचल प्रदेश के 11,000 मेगावाट के भीमकाय सियांग प्रोजेक्ट से। ये तकनीक, पैसा और ऊर्जा का एकदम शानदार तालमेल है। अब बात करते हैं भाग 4 की, स्वास्थ्य, पुरस्कार और खोज, जहां हम सामाजिक प्रभाव और मान्यताओं को देखेंगे। हेल्थ केयर में AI का इस्तेमाल एक बात है, लेकिन अनु नाम का AI सॉफ्टवेयर जो खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बना है, ये सच में तकनीक को सही लोगों तक पहुंचाना है। इसके अलावा डॉक्टर निखिल टंडन को दिल्ली एम्स का अंतरिम निदेशक बनाया गया है। वहीं विज्ञान की दुनिया में प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला को उनके बेहतरीन काम के लिए प्रतिष्ठित बायोकेमिकल सोसाइटी अवार्ड मिला है। और खेल के मैदान में जोहान इमानुएल ने अपनी श्रेणी में शानदार जीत दर्ज कर मान बढ़ाया है। पर्यटन और इतिहास के मोर्चे पर भी गजब की हलचल है। IRCTC ने एक नया भारत भूटान टूर शुरू किया है, जो हमारे सांस्कृतिक रिश्तों को और गहरा करेगा। लेकिन इससे कुल झील के पास हुई इस खोज को ही ले लीजिए। पूरे 700 साल पुराने शहर के अवशेष मिले हैं। इस तरह की पुरातात्विक खोजें सचमुच इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख देती हैं।
इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने का समय आ गया है। भाग 5 में संपादकीय विकसित भारत रोडमैप, डिजिटल इंडिया से विकसित भारत तक। अगर हम आज के पूरे परिदृश्य को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो तस्वीर के दो अहम पहलू सामने आते हैं। एक तरफ वैश्विक स्तर पर IBCA और SCO जैसी पहलों से एक मजबूत नेतृत्व उभर रहा है, अनु जैसे AI से समावेशन आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़ी अंदरूनी चुनौतियां भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल डिवाइड आज भी एक सच्चाई है। इतने विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर से राजकोषीय दबाव बढ़ रहा है और डेटा सेंटर्स की बाढ़ के साथ साइबर सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं भी गहरी हो रही हैं। 2047 तक पहुंचने का असल रास्ता इन दोनों पक्षों के बीच एक सही संतुलन बनाने से ही निकलेगा। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सारी खबरें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीधे सीधे कैसे काम आती हैं। GS2 के पेपर को देखें तो लद्दाख के नए जिलों का प्रभाव या भारत बांग्लादेश कूटनीति में उच्चायुक्त की भूमिका पर सीधा सवाल बन सकता है। और GS3 के लिए SIPI रिपोर्ट के आधार पर रक्षा विश्लेषण, AI स्वास्थ्य सेवा के सामाजिक प्रभाव और DPI at 2047 की व्यवहारिक चुनौतियां, ये सभी एकदम तैयार परीक्षा के प्रश्न हैं। अब समय है तथ्यों को पक्का करने का। भाग 6 नॉलेज चेक और रिवीजन, स्पेस्ड रेपिटेशन फ्लैश कार्ड्स। चलिए हमारी आज की चर्चा से जुड़ी याददाश्त का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। पहला सवाल, SIPRI रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत की रैंक क्या है? आइए याद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही, 5वीं रैंक। अगला सवाल कूटनीति से जुड़ा हुआ। SCO रक्षा मंत्रियों की 2026 की अहम बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? आइए दिमाग पर थोड़ा जोर डालें। सही जवाब है बिश्केक। तीसरा सवाल सामाजिक प्रभाव को लेकर है। ये जो अनु है, ये आखिर किस चीज से जुड़ा है? हाँ, ये ग्रामीण महिलाओं के लिए बनाया गया हेल्थ AI है। चौथा सवाल सीधा डिजिटल इकोनॉमी से। वो कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसे हाल ही में NBFC लाइसेंस मिला है? जवाब है मोबीक्विक। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है हमारे आखिरी सवाल के साथ। ये 11,000 मेगावाट का विशाल सियांग प्रोजेक्ट किस राज्य में है? बिल्कुल, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इतने सारे तथ्य एक साथ कैसे याद रहेंगे? इसके लिए ये एक कमाल की रिवीजन ट्रिक है। एक निमोनिक LAD, LAD, दिनेश, AI, सिप्री, SCO, डेटा, नीति, मोबी, सियांग और इसिक। इस एक लाइन को दिमाग में छाप लेने से आज के सारे 10 सबसे अहम करंट अफेयर्स कभी नहीं भूलेंगे। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो 2047 तक का सफर एक ऐसे राष्ट्र का सफर है जो डिजिटल रूप से ताकतवर, सामरिक रूप से सुरक्षित और पूरी तरह से समावेशी होगा। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस काम में निरंतर सहयोग और प्रेरणा देने के लिए शिप्रा और प्यारी बेबी खृदा का विशेष आभार। अंत में एक विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब कोई देश दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी पावर हाउस बनने के साथ साथ अपनी जड़ों और पर्यावरण को भी सहेजने की कोशिश करता है, तो क्या वो दुनिया के सामने विकास का एक बिल्कुल नया ही मॉडल पेश नहीं कर रहा होता? यह निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।